अब देखो, नल, बिजली, सड़कें, इनकी समस्याएं तो ये बनी हुई हैं और ये ईओ नगर पालिका का काम तो नगर पालक बनने का है, लेकिन नगर पालक बने हुए हैं। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, साथ में नियमित सफाई भी ढंग से नहीं होती है। और बिजली बोर्ड का तो एक अजीब ही निराला कार्य है। उनको कहते हैं भाई बिजली की व्यवस्था किसके जिम्मे है, ये लाइटें जलती हैं दिन भर, रोड लाइटें। बोलो साहब, ये इसका बिल तो नगर पालिका के मध्य होता है, लेकिन वो हमारे लाखों का पेमेंट बाकी पड़ा, वो देते नहीं। अरे नहीं देते हैं तुम दिन में तो कम से कम ऑफ करने की व्यवस्था कराओ इनसे कहकर कैसे भी। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार दलित पत्रकार से और आज हम हैं अलवर ज़िले के क्षेत्र में और यहाँ पर हम जनता से बात करेंगे यहाँ की समस्याओं को लेकर या यहाँ के विकास को लेकर, कितना क्या विकास हुआ है और यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं। तो यहाँ पर हम हमारे बीच आम लोग बैठे हैं, इनसे हम जानेंगे यहाँ की समस्याएं। नमस्कार साहब, आपका परिचय? मैं जगदीश नाम सरवाऊ हूँ, एक्स बीओ पंचायत समिति थानागाजी से सेवानिवृत्त हूँ। तो साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके थानागाजी विधानसभा में इस समय जो मुद्दे में जो समस्याएं चल रही हैं वो क्या क्या हैं? अब देखो, नल, बिजली, सड़कें, इनकी समस्याएं तो ये बनी हुई हैं और ये ईओ नगर पालिका का काम तो नगर पालक बनने का है, लेकिन नगर पालक बने हुए हैं। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, साथ में नियमित सफाई भी ढंग से नहीं होती है। और बिजली बोर्ड का तो एक अजीब ही निराला कार्य है। उनको कहते हैं भाई बिजली की व्यवस्था किसके जिम्मे है, ये लाइटें जलती हैं दिन भर, रोड लाइटें। बोलो साहब, ये इसका बिल तो नगर पालिका के मध्य होता है, लेकिन वो हमारे लाखों का पेमेंट बाकी पड़ा, वो देते नहीं। अरे नहीं देते हैं तुम दिन में तो कम से कम ऑफ करने की व्यवस्था कराओ इनसे कहकर कैसे भी। साथ में जलदाय विभाग वालों का इतनी अकर्मण्यता है कि जगह जगह कम से कम 3-4 जगह लाइन टूटी पड़ी है, बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है। और कहने पर भी ये कहते हैं साहब हमको कोई खोदने नहीं देता है। ऐसे जवाब अधिकारी देते हैं जिनको खोदने नहीं दिए, उनके पास पावर नहीं है। क्या पुलिस व्यवस्था नहीं कर सकती उनके कहने पर? तो इस तरह की बहुत सारी अनियमितताएं हैं जो कोई ध्यान ही नहीं देता है। अब किससे कहें, क्या कहें, यह हमारे भी काबू से बाहर की चीज़ है। अगर हम सड़कों का हाल जाने तो यहाँ सड़कों का क्या हाल है इस समय? अब सड़कें तो पहले जो बन गई, नई सड़कें तो अभी कोई इतना काम चल नहीं रहा है। कोई बरसात की वजह से है या बजट नहीं है, क्या है, लेकिन पहले तो ठीक व्यवस्थाएं हुई, काफ़ी सड़कें बनी हैं। अब इस बजट में थोड़ा सा कम काम हुआ है, अब आगे क्या होगा ये बता नहीं सकते। तो वर्तमान विधायक जी जो हैं कांति प्रसाद जी कांग्रेस से, यहाँ पर कितना क्या कुछ विकास करवा पा रहे हैं? देखो, जितनी बार भी ये जीत कर आए हैं, इन्होंने चिरस्मरणीय कार्य कराए हैं। प्रथम बार तो ये निर्दलीय था, 2 बार तो इन्होंने कॉलेज की जो यहाँ मान्यता ली, वसुंधरा जी से मिल कर के ये बहुत बढ़िया काम किया और ये याद रखने वाली बातें हैं। जबकि आज तक पहले जितने भी बीजेपी के एमएलए थे, आईएएस रिटायर्ड थे, वो जगह जगह ज़मीन नापता रहा कॉलेज के लिए, लेकिन वो 5-10 साल रहे, उन्होंने आज तक कहीं कॉलेज का नामो निशान तक नहीं किया। जो इसने एक निर्दलीय होते हुए भी ये काम करवाया, जो हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है। पूर्व जो विधायक थे हेम सिंह भडाना जी, उनके समय में कितना क्या विकास कार्य हुआ? नहीं, कार्य तो उनके समय में भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि भाई मंत्री जी ने काम नहीं करवाए हैं। लेकिन जो काम वर्तमान विधायक हैं कांति प्रसाद मीणा जी, इन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत काम करवाए हैं। निर्दलीय थे तब भी करवाए थे वसुंधरा के टाइम में, और अशोक गहलोत सरकार में रहे हैं तब भी इन्होंने खूब काम करवाए हैं। अब इनकी सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी जो विधायक कोटे से इनके पैसे आते हैं उनसे ये काम करवाते ही हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमारा दौसा लोकसभा क्षेत्र है, थानागाजी दौसा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा लोकसभा क्षेत्र अलवर रहे, क्योंकि हम दौसा लोकसभा क्षेत्र में
लास्ट कोने में पड़ा हुआ है थानागाजी। तो सांसद कोटे से थानागाजी में कोई भी लाभ नहीं मिलता है, पहले भी नहीं मिलता था और अब भी नहीं मिलता है, ये है। और विधायक कोटे से विधायक साहब खूब काम करवाते हैं, ऐसी बात नहीं है, काम नहीं करवा रहे हैं। अब उनकी सरकार नहीं है तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क तो पड़ता ही है। एक्स्ट्रा बजट दिया। जैसे कि हम शिक्षा पे बात करें तो शिक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पर, स्कूलों की, कॉलेजों की? शिक्षा की तो ये थी कि अभी जो हमारी सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल थे उसमें हमारे प्रिंसिपल थे मूलचंद जी मीणा जी, उनका तबादला कर दिया गया था, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ शिक्षा का उन्होंने बढ़ावा दिया है। स्कूल का भी उन्होंने बहुत बढ़िया बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों से टूट कर सरकारी स्कूल में आने लग गए थे, जो कि इसलिए आने लग गए थे उन्होंने शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान दिया था, 100% रिजल्ट देते थे। तो हम तो यही चाहते हैं कि मूलचंद जी मीणा वापस थानागाजी जो सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल है इसी में आकर अपना वो करें। अभी हाल फिलहाल में उनका किधर ट्रांसफ़र किया गया है? अब ये तो मेरे को जानकारी नहीं है, बाड़मेर साइड में था, लेकिन ये सुनने में आ रही है कि वो वापस थानागाजी की जनता उनके लिए ये है कि भाई वो यहाँ आकर वापस अपना कार्यभार संभाले। और यहाँ अगर स्वास्थ्य चिकित्सालय की बात करें तो अस्पतालों का क्या हाल है? स्वास्थ्य की ये है, स्वास्थ्य का जो स्वास्थ्य का है वो थोड़ा यहाँ डगमगा हुआ है। यहाँ पे अस्पताल में मतलब ये मानो ना कि डॉक्टर यहाँ सही नहीं है, अभी थोड़े डॉक्टर भी होने चाहिए यहाँ, एडमिट होने का भी ये है। जैसे कि स्टाफ की कमी है और हमें पता चला कि यहाँ पर महिला डॉक्टरों की भी कमी है। हाँ, महिला डॉक्टरों की कमी है। दूसरा जैसे कि यहाँ कोई डिलीवरी हो तो उसके लिए भी यहाँ बैराट, अलवर, अब अलवर है, अलवर ऐसा रोड है, अलवर और थानागाजी जहाँ की 1 घंटा लगता है जाने में अगर सही सड़क हो, लेकिन अब 2.5-3 घंटे तो थानागाजी से अलवर जाने में लगते हैं। इसका बजट भी पास हो गया है, लेकिन अभी तक इस रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अलवर से और थानागाजी वाले की। हाँ, अलवर से थानागाजी वाली रोड की जो हमें यहाँ पर हमने रिपोर्टिंग करी है उसमें जनता ने ये सवाल खड़ा किया है कि रोड कितने सालों से ये रोड का काम नहीं हुआ। ये तो ये मानो आप, जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी उस टाइम में भी इस रोड के पाती वगैरह ये लगा के और इसको सही किया गया था, उसके बाद से ये रोड बना ही नहीं है अभी तक, ऐसे के ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये रोड का विकास नहीं हो पा रहा है जो अलवर से थानागाजी की है, इसमें आप किसकी कमी मानते हैं? परेशानी तो है। अब ये तो देखो साहब, ये तो कोई जंगलात वाले की है, किन की है, क्या है। एलिवेटेड रोड के बारे में भी नितिन गडकरी जी ने कहा था, लेकिन वो भी सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वाया कुशालगढ़ से भी अलग बाईपास इन्होंने निकाला है, और कहीं बानसूर से है। किन साइड से इन्होंने रोडों को वो कर रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि भाई अलवर से और थानागाजी ये रोड, ये हमारा रोड बनना चाहिए और हमको लोकसभा क्षेत्र अलवर में जोड़ना चाहिए थानागाजी, यही हमारी मांगे है। जैसा कि थानागाजी में रिको इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इसका कितना विकास है और ये कहाँ तक रोजगार उपलब्ध करा पा रहा है युवाओं को? यहाँ के लोकल युवाओं को तो कोई भी रोज़गार यहाँ नहीं मिलता है। जैसे यहाँ कजारिया फैक्ट्री है, तो यहाँ कजारिया फैक्ट्री में भी ठेकेदारी प्रथा पे ही यहाँ के युवा लगे हुए हैं, वैसे हैं जो कोई भी परमानेंट है, जो यहाँ के लोकल कोई भी नहीं है दिखते, सब बाहर के हैं यहाँ पे। फिर उस रिको इंडस्ट्री से थानागाजी वालों को फ़ायदा ही क्या है, और ऐसा कोई विकास भी नहीं है, नई फैक्ट्रियाँ नहीं है, नहीं कोई बात। तो जब रिको इंडस्ट्रियल एरिया है तो विकास ना होने का क्या कारण है? कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है तो अब यहाँ इतनी बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए वो फैक्ट्रियाँ नहीं है, और एक पानी की समस्या की वजह से भी पानी की समस्या तो थानागाजी में है ही, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है यहाँ पे। और इंडस्ट्रियल एरिया भी ज़्यादा है। पानी भी यहाँ पे 3 दिन के अंदर नल आते हैं, 1 दिन छोड़ के 1 दिन आते हैं यहाँ। पानी की सप्लाई भी कोई वार्डों में तो सही चल रही है, किसी वार्ड में बिल्कुल नहीं आ रहा है, कई सड़कों में से पानी निकल रहा है। जलदाय विभाग के कोई भी अधिकारी हैं वो भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, चाहे पानी निकल रहा हो तो निकल रहा है, उनको चाहे ठेके पे दे रखे हैं या किसी भी चीज़ पे दे रखे हैं, उन चीज़ों को उनको दुरुस्त करवाना चाहिए। जैसे कि इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, बीजेपी गवर्नमेंट है, तो इनका जो कार्यकाल है, विकास के जो काम हैं और कांग्रेस के जो काम हैं, उनमें आप किस तरीके से कंपैरिजन करें? देखो जी, जो अशोक गहलोत जी ने काम किया ना, वो भजनलाल जी नहीं कर सकते।
भजन लाल जी तो एक पर्ची सरकार है इनकी, तो कोई लेना देना नहीं है इनको। भजन लाल जी से तो ऊंचे ओहदे पे वसुंधरा जी थी, राजभद्र सिंह राठौड़ था, बढ़िया आदमी को इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए था। अब ये भजन लाल जी तो भजन गा रहे हैं और कुछ नहीं है। मोदी जी का थैला उठा के वहाँ पहुँच जाते हैं दिल्ली, जहाँ लेना देना इनका कुछ भी नहीं है। जो अशोक गहलोत जी ने काम किया है ना, वो कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर सकता राजस्थान में। पहले जो ऐसे इन्होंने जन धन योजना भी चलवाई थी और जन आधार कार्ड चलवाया था, जिनमें प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों को बहुत सहायता मिलती थी, वो सब इन्होंने बंद कर दिया। 100 यूनिट बिजली फ्री दिया उन्होंने, गहलोत जी ने। अब इनका एक कैंप लगता है, अभी इन्होंने एक कैंप लगाया है। इस कैंप में आम नागरिकों को किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। बस ये तो ये है कि अपना खर्चा बढ़ाने के लिए सरकार ने खाना पूर्ति का काम किया है, ये बात है। असली काम होने चाहिए, वो तो कैंपों में होते ही नहीं, वो तो बाद में होंगे जब उनको पैसे दिए जाएंगे रिश्वत के। सही रूप से किसी को पट्टा चाहिए, जिसको वो पट्टा नहीं दे रहे, 10 खामियां निकाल देते हैं, और जो उनसे मिल लेता है या उनको रिश्वत पहुंच जाती है ईओ वगैरह के पास, उनके काम होते हैं। रोज़गार की बात करी जाए तो युवाओं के जो इस समय, जैसे कि कांग्रेस के टाइम भी पेपर लीक के मामले हुए थे और अब भी हो रहे हैं, और इस चीज़ का जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर पर चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब साहब देखो, ये लीक वाला मामला चाहे कोई सी पार्टी हो, जो डकैत है उसको तो डाका डालना, चाहे कोई समय हो, कैसा ही समय हो, ऐसे पेपर लीक करने वालों को तो पैसे कमाने पर्पज से, वो तो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, ये भ्रष्टाचार इन देश में ख़त्म हो जाए ना, तो हमारा देश इंडिया वर्ल्ड में पहले नंबर का देश हो। हर व्यक्ति जन्म गूंठी जो बेईमानी की लग रही है हर बच्चे को। अब बताइए, ऐसे देश में जहाँ जन्म गूंठी बेईमानी की लग रही हो, वो बड़ा होकर क्या करेगा? वो तो बेईमानी करेगा, बेईमानी सिखाएगा, बेईमानी के तरीके ढूंढेगा। तो ये चीज़ें बंद नहीं हो सकती इंडिया में, चाहे कितना ही आंदोलन करो जंतर मंतर पर, चाहे प्रधानमंत्री का हो इसके सामने, चाहे वहाँ गांधी चौक पर कहीं भी करो, ये चीज़ इंडिया में कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। कितने ही सख्त कानून बना लो, कानूनों में आया कि भाई ठीक है पकड़ में आ जाते हैं तो दंड भुगत लेते हैं, किस्सा खत्म। ये एक ज़रूरी है। अब ये तो अधिकारी कर्मचारियों को थोड़ा सा सतर्कता या पाबंदी की जाए, उन पर ही मतलब नकेल कसी जाए, जब ही रुक सकता है, नहीं तो बाकी असंभव। अब जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी ने कोई स्वयं इस्तीफा थोड़ी दिया है, अब भाई उन्होंने खुद ने इस्तीफा दिया है। वो तो जब छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है, नैतिक जिम्मेदारी का आधार, नैतिक जिम्मेदारी तो बीजेपी में है ही नहीं। कांग्रेस सरकारें जब रहती थी तो कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट वगैरह या कुछ होता था तो मंत्री अपनी जिम्मेदारी लेके और अपना नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते थे। लेकिन 12 साल में ये पहली बार हुआ है, अब बीजेपी सरकार में छात्रों के प्रोटेस्ट से ही धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। स्वयं ने नहीं दिया है, छात्रों के दबाव में दिया है इसने। 21-22 छात्र छात्राओं की जो जान गई है, नीट छात्राओं की जो जाने गई है, उसमें भी देश के प्रधानमंत्री ने ये नहीं सोचा कि अपनी संवेदना भी उन बच्चों के लिए इन्होंने नहीं जताई, बल्कि इन्होंने बच्चों के तो लाठियाँ पत्थर जो भी है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी वो एक बच्चे को लेकर के वो छर्रे वो दिखा रहे थे टी शर्ट में उसके, मतलब इन्होंने तो एक तरीके से बच्चों पे बहुत तगड़ा मतलब वो किया है। उसके आधार पे ही इन्होंने बच्चों के प्रोटेस्ट के आधार पे ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया है। और अभी तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया, आगे आगे देखो अभी तो और भी इनको देना पड़ेगा। तो आगे और किस किस को इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है? आगे इस्तीफा जैसे कि देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, जो कि छात्रों पे जिन्होंने पुलिस जो कार्रवाई की है, छात्रों पे जिन्होंने डंडे बरसाए हैं,
तो वो तो गृह मंत्री के आदेश पे ही पुलिस ने डंडे बरसाए हैं। कोई पुलिस अपने आप थोड़ी डंडे बरसा रही है, उनको आदेश मिला होगा तभी तो उन्होंने छात्रों को पीटा है। आगे भी है, जो अमित शाह जी का भी है, अभी तो एक विकेट गिरा है, अभी तो आगे और विकेट गिरने शुरू होंगे, अभी तो धीरे धीरे। ये जैसे मैं आपसे बात करूं तो आप इस प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये प्रोटेस्ट में तो डबल रोल चल रहा है। एक तरफ तो वाजिब प्रोटेस्ट है कि बच्चों की जो वाजिब मांगे हैं उनको सरकार को तुरंत मान लेनी चाहिए, लेकिन तुरंत न मानने के पीछे इसको आगे बढ़ाने के लिए विरोधी पार्टियां, अन्य पार्टियां, वो अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इन बच्चों को उकसाते रहते हैं। बच्चों में इतना ज्ञान कहाँ है? अब भाई वो जो मतलब आंदोलन ऐसे करें, रणनीति तो ये बनाते हैं। इनमें से कुछ प्रतिभावान छात्र होते हैं, वो थोड़े आगे आ जाते हैं। बाकी का ये है कि इसके पीछे राजनीति ही है, और असलियत में जितनी भी ये गलत बातें हो रही थी आंदोलन में, उग्रवादिता, ये सब दूसरे लोग थे, छात्र नहीं थे। इनमें छात्रों ने कोई पत्थरबाजी नहीं की है, लेकिन और लोग जो घुस गए इसमें, जो इस तरह से ये पार्टियों के गुंडे समझो एक तरह से, उन्होंने ये माहौल ख़राब किया। नहीं, वही छात्र अपने शांतिपूर्वक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे। जैसे कि भारत सरकार जो इस टाइम बीजेपी की है और कांग्रेस सरकार भी रही है, उसको अगर लेके कंपैरिजन करें तो देश का कितना, कौन से सरकार के टाइम में विकास हो पाया? देखो, हर सरकार का दायित्व है थोड़ा विकास करना, तो और हर साल हर बजट होता है हर साल का। अब ये ज़्यादा कमती का तो अपन मूल्यांकन क्या कर सकते हैं, बजट कितना बढ़ जाता है कितना, ये तो मेरे पास तो आंकड़े नहीं। बाकी इस समय जो विदेशी राजनीति है उसमें तो हम, भारत का पहला नंबर है ख्याति प्राप्त करने में, वर्ल्ड में अच्छी ख्याति प्राप्त की है हमारे प्रधानमंत्री ने। अब और विकास की भी आंकड़े अच्छे ही बताए जा रहे हैं, जैसे कि हम न्यूज़ वगैरह में, इनमें अखबारों में पढ़ते हैं। और जो जिन देशों ने हमारे पर राज्य किया, इंग्लैंड जैसे, उनसे भी आर्थिक स्थिति में हमारी स्थिति उससे ऊपर पहुंच गई है, हमसे नीचे है वो भी नंबर में। जो सूचांक है उसमें हमारा ऊपर चौथे नंबर, पाँचवें नंबर पर वो नीचे है इंग्लैंड वाले हमसे। इसलिए इसको ये तो कह सकते हैं विकास का, तो आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ बनी है, विकास भी हुआ। आर्थिक की स्थिति के हिसाब से अगर हम बात करें तो महंगाई आज के टाइम में ज़्यादा है, पहले के टाइम में ज़्यादा थी? साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप बताइए। महंगाई तो आज के टाइम में ज़्यादा है और दिनों दिन महंगी होती जा रही है चीज़ें। तो पहले गैस सिलेंडर वगैरह जो महिलाओं के लिए था, पहले निःशुल्क थे, बाद में इनको पैसा बढ़ा कर गैस सिलेंडरों पे अब इस तरीके से इतनी रेट बढ़ा दी कि आम जन को अपना जीवन यापन करने के लिए भारी सामना करना पड़ रहा है। आप साहब अभी महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि महंगाई पहले ज़्यादा थी या अब ज़्यादा है? महंगाई तो अब ज़्यादा है। मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो 450 रुपये में सिलेंडर मिलता था और सब्सिडी भी मिलती थी, और अब है जो 1100 रुपये का सिलेंडर मिलता है। किन्हीं ही उनको उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती होगी, अन्यथा सब्सिडी भी नहीं मिलती। तो महंगाई तो अब है जो इस सरकार में ज़्यादा है। पेट्रोल डीजल, मनमोहन सिंह के टाइम में पेट्रोल डीजल के क्या भाव थे और आज के टाइम में क्या भाव हो गए, दुगना फ़र्क पड़ गया। जो भी है, दाल है, चीनी है, सब चीज़ों पे महंगाई तो बढ़ी है इस सरकार में। दूसरा, धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान ये करके ये सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद में हिंदुओं को या कोई भी हैं उनको धर्म में इन्होंने लगा दिया। अब धर्म में भी, जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसमें ही चोरी हो गई।
अध्यक्ष से चंपत राय जी, उनको ये पता नहीं है कि राम मंदिर के यहाँ पे इसमें भी चोरियाँ हो रही है। लेकिन अभी जो चोरी हुई है उसमें छोटे भैया ही पकड़ में आए हैं, बड़े तो बिल्कुल मतलब शांत बैठे हुए हैं। 45 दिन तक हम तो ये मोबाइल में रिन में देखते हैं, 45 दिन तक तो CCTV कैमरे बंद रहे हैं और धड़ल्ले से चोरी हो रही है। बुटाटी धाम, माँ कालेश्वर, तो जब ये धर्म के नाम पे ये चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो कहाँ ख़त्म होगा, भ्रष्टाचार तो फैल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे, न खाऊंगा न खाने दूंगा। जितने भी कांग्रेस के जो आरोप लगाते थे ये नेता भ्रष्ट है, दूसरी आम आदमी पार्टी हो, कोई सी भी पार्टी हो, उनके नेताओं ने इन नेताओं पे जितना भी आरोप लगाया उन सबको इन्होंने अपनी पार्टी में लेकर वॉशिंग मशीन से धोकर साफ कर दिया। वो शुद्ध हो गए। इधर थे तो भ्रष्टाचार थे, भ्रष्ट में दाग धब्बा लगा हुआ था, उधर जाने के बाद में उनके पास में दाग खत्म हो गए। तो ये चल रहा है देश के अंदर। ये जनता पागल है। मतलब ये मंदिरों में पैसे क्या जरूरत पड़ती है, भगवान को पैसे क्या जरूरत पड़ती है, भगवान तो दुनिया को दे रहा है। मैं तो पागल तो अपने देशवासियों को मानता हूँ जो भगत बने पड़े हैं, जो मंदिरों के देवताओं के भगत, राम के भगत बने। क्या जरूरत है चढ़ावा देने की, वो तो खुद ही भगवान तो सबको दे रहा है। 1-1 किलो सोना दे रहे हैं, 1 किलो सोना में तुमको क्या मिलेगा, वो देवता क्या देगा तेरे को। तू 1 किलो सोने की कीमत में तो कम से कम 100 गरीबों का पालन कर देता ना, उनकी आत्माओं की आशीष से तुझको असली भगवान के रूप तेरे को प्रकट होते, और भगवान ही मिलता तेरे को असली। तो ये अपने अपने विचार है, ये मूर्ख हैं जो मंदिरों में पैसे। मैं तो एक बार खाटू श्याम जी के गया था, जिसमें 10 रुपये के मखाने की थैली ली, और मेरा एक साथी अध्यापक था, मैं वहाँ एडवांस था, आबावास सेकेंडरी स्कूल का। अब वो 150 रुपये का ड्राई फ्रूट्स का प्रसाद लिया, उसमें जो थोड़ा प्रसाद निकाल करके एक मुट्ठी भर के और डाला अपने पास से पुजारी ने, श्याम बाबा के, और मेरी थैली को गुस्से में आकर के आधी खाली कर ली, 2 दाने भी अपने पास से नहीं डाले। उस दिन के बाद मेरे को इतनी नफरत हुई, अरे देव दरबार में बैठ के तुम बच्चों गरीब अमीरों का फर्क कर रही हो, तो भगवान देख नहीं रहा है तुमको। और मैं फिर हाथ जोड़कर कान पकड़ करके मैंने ये कहा है, श्याम बाबा तू लगदातर है, कलयुगी अवतार है, यदि तू सच्चा देवता है कलयुग का, तो इस पंडे पुजारी को तू लंगड़ा लूला काड़ा खोड़ा बना देना। मैं तेरा अंधाधुंध भक्त बनूंगा, मरूंगा जब तक, और पेट पलाने आऊँगा मेरे तेरा रिंगस। और मैं यहाँ पास में एडवांस हूँ, आबावा सेकेंडरी स्कूल का। मैं बच्चों को कहता हूँ रोज़ देख कर आते हैं, और आज तक उस पुजारी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो भगवान कहाँ है, क्या है, ये क्यों पागल हो रही जनता, मुझे पता ही नहीं साहब। ये भगवान ही जाने क्या मंत्र मुग्ध हो रहे हैं लोग बागी देवताओं के नाम पर। इन्हें पार्टी वाले भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं भगवान के नाम पर। जैसे कि साहब आपके ये विधानसभा क्षेत्र थानागाजी में खनन माफिया की समस्या भी देखी जाती है, तो इसमें प्रशासन कानून व्यवस्था यहाँ की कैसी क्या काम करती है, और यहाँ का जो क्राइम रेट है वो कितना क्या बढ़ा हुआ है? देखो जी, पुलिस प्रशासन तो कार्रवाई तो करती है, ऐसी बात नहीं है पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है। जो खनिज माफिया है उन पे पुलिस प्रशासन का बढ़िया कार्य सराहनीय है। ये और यहाँ का माहौल क्या शांतिमय है या थोड़ा उपद्रवी माहौल है इधर? यहाँ का माहौल तो शांति है, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन 1-2 घटनाएं यहाँ ऐसी हो गई हैं अभी। एक तो यहाँ बाईपास पे एक महिला की अभी थोड़े दिन पहले लाश मिली है, रेत के नीचे कोई दाब गए, बाहर से लाके दाब के गए नहीं। वहाँ यहाँ पे तो शांति है, थानागाजी लोकल में यहाँ शांति है। यहाँ ऐसा कोई भी दंगा प्रसाद या किसी तरह का वो नहीं है। आप अपने विधायक साहब और बजलाल सरकार से अगर कुछ अपनी मांगे रखना चाहें, उन तक पहुंचाना चाहें, तो वो क्या क्या होंगी? मांगे तो सबसे पहले तो एक तो रोड की है, थानागाजी से अलवर तक ये हमारा रोड बिल्कुल सही होना चाहिए। और एलिवेटेड रोड तो अब अपने कहने से तो खैर नहीं होगा, लेकिन कह तो सकते हैं एलिवेटेड रोड हो। और बजन लाल जी से भी ये नहीं होगा। जब नितिन गडकरी जी ने इनको पहले
सर्वे करवा के और एलिवेटेड रोड को वो दिया, लेकिन अभी यकीनी मंत्रियों की है, कोई विधायक की है, ये पता नहीं है। इस रोड को वापस एलिवेटेड रोड से, हमारा तो जैसा रोड है ना वैसा भी अगर ये बना देना सही, तो वही हमारे लिए तो एलिवेटेड रोड ही रहेगा। दूसरी जो है, हमको 2 साल लोकसभा क्षेत्र से तो कट करना ही करना चाहिए, क्योंकि थानागाजी का जिला अलवर है और लोकसभा क्षेत्र हमारा दौसा है। जैसे पहले हमें अलवर लोकसभा में थे, हाँ पहले अलवर लोकसभा में ही थानागाजी विधानसभा आती थी, तो वापस परिसीमन तब भी हो तो थानागाजी विधानसभा को वापस अलवर लोकसभा क्षेत्र में ही करना चाहिए। दूसरा, ये सरकार वापस चेंज होनी चाहिए और जो राजस्थान का मुख्यमंत्री जिसका बढ़िया कार्यकाल रहा था, अशोक गहलोत जी को ही वापस हम देखना चाहते हैं सत्ता में। ये हमारे खुद के विचार हैं। जैसा कि आज हमने थानागाजी की जनता से बात करी है, थानागाजी विधानसभा है, इसका जिला अलवर है, यहाँ की समस्या हमने लोगों से जानी है, प्रशासन के बारे में हमने जाना है, सरकार कैसा क्या काम कर रही है, यहाँ के विधायक जी ने कितना क्या विकास किया है, कितने हद तक समस्याएं सुलझी हैं और जो अभी भी अटकी हुई हैं, उन सभी मुद्दों पर हमने बात करी है। और ऐसी ही लाइव अपडेट मैं आपको थानागाजी विधानसभा से देता रहूँगा, मेरे कैमरामैन भरत के साथ। धन्यवाद।